अच्छा, फाइनल अकाउंट्स तो तुमको आता रहेगा ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। एनपीओ तुमको आता है क्या? एनपीओ, एनपीओ भी आता है? हाँ मतलब ट्वेल्थ वाला, हाँ ठीक है। और सिंगल एंट्री भी एकदम नया रहेगा, इट विल बी सिमिलर टू फाइनल अकाउंट्स। हाँ सिमिलर। चलो, गिव द हेडिंग एज इन्वेंट्रीज। Inventories is AS2, that is Accounting Standard 2. चलो, इन्वेंट्री इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं होएगा यहाँ पे। एक दो चीज़ है खाली जो तुमको फाउंडेशन लेवल पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसका डिटेल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू विल बी डूइंग व्हेन यू विल बी कमिंग टू सीए इंटर, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे कुछ ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात नहीं होएगा। तुम्हें पहला चीज़ पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ AS व्हाट यू नो AS2, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री विच इज़ पॉपुलरली, ठीक है, तुम्हारे लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्वेंट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ व्हाट यू नो इट इज़ स्टॉक, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट यू नो डील विथ समथिंग कॉल्ड एज व्हाट स्टॉक, राइट। इफ यू आर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर विच ऑर्गेनाइजेशन? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में खाली एक ही टाइप का स्टॉक होता है एंड दैट इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या रहता है उसके अंदर? खाली स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि वो लोग बाय क्या करेंगे? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय क्या करेगा? फिनिश गुड्स, और बेचेगा भी क्या? फिनिश गुड्स, ठीक है। सो इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टॉक होता है इट इज ओनली वन टाइप ऑफ स्टॉक, दैट इज व्हाट? फिनिश गुड, दैट इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। सो यहाँ पे आएगा फिनिश गुड्स। बट इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? दे विल बाय व्हाट यू नो बाय रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा, किस में कन्वर्ट किया जाएगा? फिनिश गुड्स। फिर वो फिनिश गुड्स को बेचा जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन व्हाट यू नो इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन हैव फिनिश गुड्स का स्टॉक ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग क्या सेल करने वाले? फिनिश गुड्स। बट यू कैन ऑल्सो हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो हैव स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। क्या हो सकता है? स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स विच इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो वेन एवर वी आर इन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक में आएगा रॉ मटेरियल, सेकेंड उसके अंदर आएगा वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, वन इन द सेम, एंड देन देर विल बी स्टॉक ऑफ व्हाट यू नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप का स्टॉक हो सकता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में? इन दी मैन्युफैक्चरिंग, ओके। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि ये जो स्टॉक जो हम लोग यहाँ पे स्टॉक का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टॉक को हम जो है फाइनल अकाउंट्स में जब भी हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, सो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द फाइनल अकाउंट्स? बोलो। मतलब तुम उसको जब भी रिकॉर्ड करते हो फाइनल अकाउंट्स में तो उसका प्रेजेंटेशन मतलब किधर किधर रिकॉर्ड करते हो उसको? हाँ, एक तो सबसे पहले किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर? क्रेडिट साइड, राइट। सो इसका हम लोग दो इफेक्ट देते हैं। फर्स्ट विल बी व्हाट यू नो विल बी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कौन से साइड पे आएगा? ये क्रेडिट साइड, ठीक है। सेकेंड, दिस विल बी इन व्हाट यू नो इन द बैलेंस शीट, ऑन विच साइड? असेट साइड, ठीक है। जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फिनिश गुड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? फिनिश गुड्स, ठीक है। अभी रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है उसका भी दो इफेक्ट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक होता है उसका भी दो इफेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि अभी तक अपना फाइनल अकाउंट्स नहीं हुआ है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इन अबाउट द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में कौन से साइड पे? असेट साइड, ठीक है। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट why the closing stock will appear in the trading account on the credit side? चलो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्यों आएगा? चलो, आएगा तो आएगा सर। हाँ, why it will appear and why it is that we write the what you know write the closing stock in the trading account on the credit side? रीजन चाहिए इसका।
है आंसर? पास? ठीक है, चलो देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये फाइनल अकाउंट्स में एक्चुअली मैं बताता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग ये वाला चैप्टर पहले कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है वो? फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट होता है, ठीक है। सो वेन एवर यू सी ट्रेडिंग अकाउंट तो माइंड में एक ही चीज़ आएगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स will appear in what will appear in the trading account, right? So trading account is nothing but it is what it is finished goods का account है वो, ठीक है। सो सपोज कि अगर हम लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग ने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने ना कुछ परचेजेस किया हुआ पहले, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है, तो ये परचेज ऑफ फिनिश गुड्स किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड, ठीक है। सपोज अगर हम लोग ने 1 लाख यूनिट परचेज किया है, वी हैव परचेज 1 लाख यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट, सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द परचेज? वी विल हैव 10 lakhs, ठीक है। जब भी हमने फिनिश गुड्स परचेज किया तो हमने इसको परचेज करने के टाइम पे हमने कुछ और एक्सपेंसेस इनकर किया है, जैसे फ्रेट रहेगा, कैरेज रहेगा, ये सब भी हमने इनकर किया हुआ है, ठीक है। ये सबको मैं एक साथ में बोलूँगा डायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है ना, ये भी तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड, ओके। सो ये पूरा का पूरा जो 1 लाख जो है ठीक है, ये 1 लाख यूनिट्स के ऊपर हमने 2 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किया है, राइट। सो व्हाट विल बी द टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस? वी विल हैव 2 lakhs। अभी हमारे पास 1 लाख यूनिट्स है, उसमें से आई एम सेलिंग व्हाट सेलिंग फिनिश गुड्स। सो इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आई विल बी राइटिंग व्हाट बाय सेल्स, ठीक है। सपोज आई एम सेलिंग 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स मैंने बेच दिया, एंड द सेलिंग प्राइस इज व्हाट इज 20 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स का फिगर कितना आएगा मालूम है? इट विल बी 16 lakhs, राइट। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? चलो बोलो, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? चलो कितना आ रहा है? 4 lakhs, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया 4 lakhs? 16 lakhs माइनस व्हाट माइनस 12 lakhs, ठीक है। एकदम गलत कैलकुलेशन किया है, ठीक है, एकदम ही गलत कैलकुलेशन किया है। क्यों एकदम गलत कैलकुलेशन है ये? तुमने क्या ब्लंडर किया हो, तुमको समझ में आ रहा है अभी? बोलो तुम्हारा ब्लंडर बोलो। नहीं नहीं सर, ये तो बरोबर कैलकुलेशन है, 4 लाख ही तो दिख रहा है यहाँ पे। अरे अभी तक तो 20,000 यूनिट्स तो बेचा नहीं है ना तुम लोग ने। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग इनकम ऑफ 80,000 यूनिट्स एंड यू आर कंपेयरिंग द इनकम ऑफ 80,000 यूनिट्स विद द एक्सपेंस ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा मालूम है? अगर तुम्हें करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो तुम्हें जितने यूनिट्स बेचे हैं उसके सामने उतने ही यूनिट्स का क्या होना चाहिए? कॉस्ट को तुम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि तुमने एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है, ठीक है। अच्छा अभी देखो, सपोज अगर मैं पर यूनिट में बात करता हूँ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो मैंने लिखा है यहाँ पे 20, तो मुझे बताओ कि यूनिट को परचेज करने का कॉस्ट जो है वो कितना है? 12 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ इज अ परचेज प्राइस, 2 रुपीज़ इज वॉट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब हमने एक यूनिट को 12 रुपये में क्या किया? हम लोग ने उसको परचेज किया है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट? और मैं क्या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? इसके पहले मैथ्स का लेक्चर था, ठीक है, उसमें भी तो इससे भी डिफिकल्ट रहेगा। अभी मैंने सिंपल पूछा है, सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 12 रुपया है, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 8 रुपया इज वॉट इज द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। तो ये जो 8 रुपया है ना, वो मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली एज वॉट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। मैंने बेचा है 80,000 यूनिट्स and 80,000 units into 8 rupees per unit is what is the gross profit, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है टोटल कितना आएगा? 6 lakhs। कितना आएगा यहाँ पे? 40,000, ठीक है। अच्छा अभी मेरे को यहाँ पे है ना प्रॉफिट, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये मतलब ये वाला इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ है, कॉस्ट उसका 12 है, तो मेरा जो प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी हाउ मच? इट विल बी 8 रुपीज़ पर यूनिट, राइट। अच्छा अभी भी तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये टैली नहीं होएगा, ठीक है। ये क्यों टैली नहीं हो रहा है मालूम है? क्योंकि तुमने परचेज कितना यूनिट्स किया हुआ है यहाँ पे? 1 लाख, लेकिन तुमने बेचा कितना यूनिट्स है? खाली 80,000। अभी भी 20,000 यूनिट्स का सेल हुआ नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा बाय व्हाट बाय क्लोजिंग स्टॉक।
जब तक मैं ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लिखूंगा तब तक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये टैली नहीं होएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसमें कितने यूनिट्स आएंगे, 20,000 यूनिट्स आएगा, ठीक है। और ये 20,000 यूनिट्स को मैं क्या प्राइस पे लिखूंगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाएगा ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, 12 रुपीज, ठीक है। सो 20,000 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 12, सो माई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू विल बी हाउ मच, विल बी 2,40,000, ठीक है। अभी तुम अगर चेक करोगे ना तो तुम्हारा ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये टैली हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट विल बी गेटिंग टैलीड इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ पर यूनिट, ये रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट टैली हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट टैली कितने पे हो रहा है, 18 lakhs कितना आएगा 40,000, ठीक है। अभी देखो सुनो यहाँ पे, वाई वी विल हैव टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं किया ना तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट इज व्हाट यू नो इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके पहले जब भी मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा था, मैंने पूछा कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सब लोग ने आंसर क्या दिया, 4 lakhs तुम लोग ने आंसर दिया था, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। तो उसके लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। ओनली इफ यू राइट द क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड you will be able to calculate the correct amount of what correct amount of gross profit, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो पहला इफेक्ट देते हैं उसका एक ही रीजन है, टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट। चलो एवरीबडी अंडरस्टूड, ठीक है। अभी देखो अगर सपोज मैं तुम्हें एक भी यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ, क्या नहीं देता हूँ, यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ, मतलब ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू इन द फाइनल अकाउंट्स, बताओ जरा कि ट्रेडिंग अकाउंट को तुम लोग कैसे क्लोज करते हो। पहले सेल्स लिखते हो, फिर परचेज लिखते हो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, फिर पहले क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक, तो तुमको बैलेंसिंग फिगर क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इट इज कंपल्सरी टू राइट द क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन विच साइड, ऑन द, अंदर घुस गया ये रोज आता है क्या, क्या हुआ, सेकेंड लेक्चर में आता है ऐसा बोल रहा, उधर इंटर में भी आता है, वो सेम ही है ये, छोटा सा, हाँ वो छोटा सा ना, इतना सा रोज आता है वो। क्या बोल रहा है, 4 है, अच्छा अरे वो लेक्चर सुनेगा नहीं, खराब करेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो उसको रेस्ट करने दो अंदर, हम लोग ऐसे ही ये करते हैं। हाँ तो मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक उसको, उसका जो फर्स्ट इफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी इन द ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड, ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों लिखना है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तुम लोग को समझाइए, ठीक है। तो उसका एक ही रीजन है, टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है इज व्हाई द क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। सेकेंड, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, ऐसा कुछ सुना है तुम लोग ने, तुमने 11th और 12th में किया रहेगा, ठीक है, कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और व्हाट, मार्केट प्राइस, ठीक है। सो तुम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो आता है कॉस्ट प्राइस और व्हाट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। वाई विच एवर इज लोअर, कोई तो लेक्चर में मैंने बताया रहेगा ये, वी आर यूजिंग कंजर्वेटिज्म, क्या यूज करते हैं हम लोग, कंजर्वेटिज्म, ठीक है।
तो एज पर कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म बोल रहा है कि अगर कोई प्रोबेबल लॉस है तो वो प्रोबेबल लॉस को रिकॉर्ड करने का, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड दी व्हाट इन रिकॉर्ड द प्रोबेबल व्हाट इन प्रोबेबल गेन्स, ठीक है, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो तुमको 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो तुमको बकवास दिखा है ना यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है, तो उसमें मार्केट प्राइस जो है ये बकवास तुमको सिखाया गया है, ठीक है, जो वैसे ही चलता है, ठीक है, मतलब जो वो लोग ने बोला है वो बरोबर है, लेकिन ये बकवास है। इट इज़ नॉट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इट इज़ एक्चुअली कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोला जाएगा अभी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज वॉट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है AS2 के अंदर जो लैंग्वेज यूज किया है, इट इज नॉट कॉस्ट प्राइस और वॉट इन और मार्केट प्राइस, इट इज एक्चुअली कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। वाई लोअर? बिकॉज वी हैव टू यूज वॉट है, वी हैव टू यूज वॉट? कंजर्वेटिज्म। क्या यूज करना है अपने को? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम होता है प्रूडेंस। क्या बोलेंगे उसको? प्रूडेंस, ठीक है। सो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म और व्हाट इन और प्रूडेंस, ठीक है। उसके बेसिस पे कॉस्ट प्राइस और NRV विच एवर इज लोअर, ये करके हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन समझा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा, यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो कैन यू लुक एट द ट्रेडिंग अकाउंट एंड टेल मी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर सोल्ड, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था यहाँ पे? परचेज का एग्जाम्पल बोलो, क्या था? 1 लाख इंटू 10। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या था? 1 लाख इंटू 2। सेल्स में क्या था? 80,000 इंटू 20, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में क्या था? 80,000 इंटू 8, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखा था हम लोग ने? 20,000 इंटू 12, ठीक है। नाउ सपोज फ्रॉम दिस इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब ये जो 80,000 यूनिट्स हमने बेचा है ना यहाँ पे, 80,000 यूनिट्स, इसका मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्या चाहिए? इसका मुझे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 80,000 इंटू 12, बराबर है। सो योर COGS, व्हाट इज COGS? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 80,000 इंटू क्या आएगा? इंटू 12, ठीक है। व्हाट इज 80,000 इंटू 12? यू विल बी गेटिंग 9 लाख, कितना आएगा? 60,000, ठीक है। तो सबसे पहले COGS कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। COGS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। तो मैं अलग अलग फॉर्मूलाज लिख रहा हूं यहाँ पे। तो COGS विल बी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। सपोज अगर तुम्हारे पास यहाँ पे वापस से ये कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो ये 9,60,000 कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई भी सेल यूनिट्स या फिर परचेज यूनिट्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द COGS, हाउ यू विल कैलकुलेट द COGS? हाँ, मतलब इसके अंदर आ सकता है तुम्हारा परचेजेस। व्हाट इज अमाउंट ऑफ परचेज वी आर हैविंग? 10 lakhs, ठीक है। देन व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस यू आर हैविंग? 2 lakhs, ठीक है। तो ये 12 लाख हो गया। ये 12 लाख जो है उसमें से 2,40,000 का गुड्स हमने नहीं बेचा है, तो 2,40,000 माइनस हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट इज व्हाट इन एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो उसके अंदर भी चेक करो आंसर। 12 लाख माइनस क्या करोगे? 2,40,000। सो व्हाट इज आंसर यू आर गोइंग टू गेट इज 9,60,000, ठीक है। सो द सेकेंड फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। इट इज परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। सपोज अगर ये एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना ओपनिंग स्टॉक भी आएगा। क्या आएगा इसके अंदर? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर सपोज ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा?
ऐड क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सो द फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो ये अलग अलग फॉर्मूलाज है। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला बताओ जरा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में होएगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैन यू लुक एट द ट्रेडिंग अकाउंट एंड टेल मी, और एक तरीका कैसा है जो अपने को COGS देगा, सेल्स माइनस व्हाट यू नो माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल ऑल्सो गिव यू व्हाट यू नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो देर इज वन मोर फॉर्मूला दैट इज व्हाट यू नो दैट इज सेल्स माइनस GP। अब मुझे ये बताओ COGS कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूलाज है, 4, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला कौन सा आएगा, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो ये ऐड हो जाएगा। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज व्हाट यू नो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। चलो, तो मैंने 2-3 चीज़ यहाँ पे बताया पहले तुम लोग को। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो था कि ये वाले चैप्टर के अंदर स्टॉक का मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिनिश गुड्स, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जो भी बात कर रहे हो फिनिश गुड्स का बात कर रहे हैं। फिनिश गुड्स का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये फिनिश गुड्स का स्टॉक फाइनल अकाउंट्स में हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सो इट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट ऑन विच साइड, असेट साइड, ठीक है। अभी हमने ये समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है, क्योंकि अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट इनकरेक्ट होएगा, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इट इज कंपलसरी टू राइट व्हाट यू नो क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर हम लोग ने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और ये ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने तुमको समझाया कि क्लोजिंग स्टॉक में से अपने को COGS निकालना है, और COGS कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूलाज है, 4, ठीक है। यहाँ तक समझा हम लोग ने जो भी डिस्कस किया हो। अभी इसमें से क्या क्या नोट डाउन करना है वो बताओ स्टार्टिंग से। ये सेटल हो गया अंदर ऐसा लग रहा है। पहला तो AS2 के अंदर बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब दिया है। सो फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ओनली फिनिश गुड्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ ऑल द 3, ठीक है। उसका पहले मीनिंग दिया है स्टॉक का। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स का वो डिस्कशन नहीं किया है ना, इसके लिए तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, बट इट विल कम, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दोनों है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग वाला फाइनल अकाउंट्स आएगा तो आई विल इंट्रोड्यूस रॉ मटेरियल ऑल्सो एंड वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो, दोनों आएगा। क्या क्या, हाँ हाँ वो भी है, लेकिन वो अभी नहीं है। स्टेट में ISC में सब आता है, वो लोग का पूरा फाउंडेशन हो गया रहेगा ऑलमोस्ट। आई डोंट नो इन्वेंट्री होता है कि नहीं उसके अंदर, नहीं था। पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स ऑलमोस्ट रहेगा सब कुछ। सिंगल एंट्री था तुम लोग को, अच्छा।
तुम्हारे सीए के सिलेबस में फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का है और फाइनल अकाउंट्स फिर डायरेक्टली कंपनी का है इंटर में। बीच में पार्टनरशिप खा गए लोग, तो वो नहीं डाला है। पर ठीक है, एनीवेज इट इज़ सेम ओनली। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का ही सेम ओनली, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। अरे वो टाइम पास है, 12th में ना, स्टेट बोर्ड में ना, कुछ भी नहीं है वो। इनको पूरा ये रहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पूरा था ना। अभी कैश फ्लो डायरेक्टली आएगा इंटर में, लेकिन तुमने जो किया रहेगा और जो आएगा वो उसमें भी बहुत डिफरेंस रहेगा। हाँ, अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा। हुआ ये वाला जो है इधर, वो स्क्रॉल करूँ? चलो, क्लोजिंग स्टॉक AS2 के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और NRV, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे विच एवर इज लोअर आएगा। विच एवर इज लोअर इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म यूज होता है यहाँ पे। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या बोला था मैंने? प्रूडेंस। अरे हाँ के ना तो बोलो तो समझे, क्या करूँ? नाराज हो गया? हाँ, चुप बैठेंगे सब। सेकेंड लेक्चर है इसके लिए। मैथ्स में क्या चालू है? तो क्या कुछ भी चिंदी चालू है तो उसमें तो। 7 बजे था। पता नहीं, अभी सुबह को मोमेंटम नहीं आता है ना इतना। तो ऐसे तो कभी भी नहीं आता है सुबह को, लेकिन अभी नॉर्मली मोमेंटम नहीं आता है। तुम लोग कॉलेज भी नहीं जाते रहोगे मेरे ख्याल से तो। मतलब होगा तो भी नहीं जाओगे, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, हम वो गलियों से गुजर चुके हैं ना। लेकिन अभी तुम्हारा कॉलेज लाइफ अलग है, हमारा अलग था। हमारे टाइम पे आर्टिकलशिप चालू हो गया था फाउंडेशन के बाद, तो हमको जाना भी रहेगा तो हम लोग नहीं जा पाते थे वैसे। नहीं नहीं, मेरे टाइम पे मतलब सीधा फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद सीधा आर्टिकलशिप, 1.5 साल का आर्टिकलशिप, इंटर एग्ज़ाम, 1.5 साल का आर्टिकलशिप, फाइनल का एग्ज़ाम, वैसा था। हाँ, मतलब एग्ज़ाम के लिए। अभी तुम लोग को इंटर के बाद कर दिया है ना सीधा। अभी 2 साल है। अभी तुम्हारा कैसा है मालूम है? जब तक तुमको समझ में आएगा कि क्या होता है आर्टिकलशिप में, तब तक ख़त्म हो जाएगा। तब तक स्टोरी ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसमें पहला साल तो कुछ काम नहीं करने वाले हो तुम लोग। फर्स्ट ईयर देंगे ही नहीं कुछ। थोड़ा बहुत देंगे। अभी तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। हम करते थे ना तभी बहुत कुछ फिजिकल भी था। जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न्स फिजिकल ऐसा पूरा लिख के फिर जाके उधर BKC में उसका ऑफिस है ना इनकम टैक्स का, उधर जाके सबमिट करने का, ऐसा सब था। अभी सब ऑनलाइन हो गया है। ऑफिस में से बैठ के सब कुछ हो जाएगा। खाली अगर लिटिगेशन हुआ तो उधर जाना पड़ता है, वैसा है।
हाँ नहीं नहीं, वो भेजेंगे ना नीचे क्या बेटा? हाँ लेकिन सब नहीं होता है। हाँ लेकिन इनकम टैक्स का नहीं होएगा, तो उधर पहले जाना पड़ेगा। अगर वो वैसे पट गया तो इससे पैसा दे के, तो ऐसा इसके लिए बुलाते हैं पहले। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स बुलाएंगे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ चलो यहाँ तक का समझा पहले हमने क्या किया। नाउ सी ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। व्हाई वी हैव टू रिमूव, व्हाई वी हैव टू गेट द क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाना है अपने को? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, उसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। ठीक है, so this particular chapter is going to more concentrate on how to calculate the amount of the closing stock at the end of the year. ठीक है, मेजर जो फाउंडेशन में है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम मेथड्स, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे? वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड जो है ना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आओ जरा जो सबसे पहला जो मेथड है, उसमें जो पहला सेट है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल मेथड्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हिस्टोरिकल मेथड्स। ठीक है, जो मेथड्स आज भी फॉलो होते हैं, दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड एज हिस्टोरिकल मेथड्स। ठीक है, उसमें जो पहला मेथड है इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेथड? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो कैसा होता है मालूम है? से फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको, क्या बोलूँ ना, हाँ, अगर सपोज तुम लोग को, सब लोग को कोई कार बाय करना है, ठीक है, तो मेरे को बताओ कि सब लोग के सबका सेम चॉइस रहेगा कि अलग अलग चॉइस आएगा? अलग अलग। लेकिन सबको, मतलब अगर सपोज के सब लोग को सेम कंपनी का बाय करना है, सपोज सब लोग को मारुति का कोई तो भी कार बाय करना है, ठीक है, सो व्हेन यू गो इन द शोरूम, तो तुम लोग को अलग अलग कार्स दिखेंगे। ठीक है, सो क्या वो सब कार का जो कॉस्ट होता है, ठीक है, वो सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग। सो दैट विल डिपेंड अपॉन मॉडल टू व्हाट, मॉडल टू मॉडल। ठीक है, तो कैसा होता है मालूम है? सपोज एक स्पेसिफिक मॉडल रहेगा, उसका कॉस्ट प्राइस अलग रहेगा, दूसरे मॉडल का कॉस्ट प्राइस अलग रहेगा। ठीक है, तो सपोज के ये मारुति वाला क्या हर एक मॉडल को देख के बोल सकता है कि ये मॉडल का कॉस्ट इतना है, ये मॉडल का कॉस्ट इतना है? ऐसा स्पेसिफिकली क्या वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉस्ट को? आंसर इज येस। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रहेगा। क्या रहेगा वो? प्रोडक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल है। ये एग्जांपल में बोला है कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है। कौन से 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे? P, Q एंड R। ठीक है, विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। ठीक है, मतलब ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड NRV। व्हाट इज NRV? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो हमें 2 चीज का इंफॉर्मेशन दिया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एंड वी आर ऑल्सो गिवन व्हाट, गिवन द NRV ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट P है उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 38 लैक्स, बट उसका जो NRV है दैट इज व्हाट, दैट इज 42 लैक्स। ठीक है, सो कैन यू टेल मी ये प्रोडक्ट P को हम लोग कौन से प्राइस पे वैल्यू करेंगे जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे? तभी 38 लैक्स, बराबर है। विच एवर इज क्या लेना है? लोअर। ओके, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 38 लैक्स पे। ठीक है, प्रोडक्ट Q को क्या करेंगे? चलो ये दोनों सेम है यहाँ पे, बराबर है। कॉस्ट प्राइस दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV बोथ आर व्हाट, बोथ आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 29 पे वैल्यू करेंगे, एंड प्रोडक्ट R को क्या करेंगे हम लोग? 14 पे लेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक? P, Q, R, ये दोनों, ये तीनों का मिला के द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 38 लेना है, 29 लेना है, 14 लेना है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी हाउ मच? 81 लाख। ठीक है, व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, व्हाट इज द वैल्यू यू विल बी कंसिडरिंग? 81 लाख। ठीक है, 81 लाख का 2 इफेक्ट देना तुमको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट ऑन विच साइड? ऑन दी असेट साइड। ठीक है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल था ना, ऑब्वियसली इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, इसके लिए उसको एग्जाम्पल की तरह डाला हुआ है यहाँ पे, और ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा। खाली तुमको नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेथड? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, चलो अभी असली खेल इधर से स्टार्ट होएगा। ठीक है,
नाउ when the products are same, when the products are what you know are same, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगा? तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जब भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग यूज करते हैं एक मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस मेथड। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कंटिन्यूस मेथड। मतलब ये कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग उसका वैल्यूएशन जो है ये हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। जब ये कंटिन्यूस बेसिस पे वैल्यूएशन होगा तो उसके अंदर हमें 4 मेथड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना है, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज फीफो। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेथड? फीफो। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। दूसरा जो मेथड है दैट इज लीफो, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो थर्ड मेथड है उसका नाम है वैम। वैम मतलब वेटेड एवरेज मेथड। और लास्ट मेथड का नाम है सैम, ठीक है, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड, राइट। सो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन कंटिन्यूस वैल्यूएशन? 4, राइट। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? फीफो। व्हाट इज सेकंड वन? लीफो। व्हाट इज थर्ड वन? वैम। वैम मतलब क्या? वेटेड एवरेज मेथड। लास्ट वाला कौन सा है? सैम। सैम इज व्हाट? सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में चारों है, लेकिन एज पर AS2, एज पर व्हाट यू नो, एज पर AS2 खाली 2 ही मेथड्स रिकॉग्नाइज्ड है। वन इज फीफो एंड सेकंड इज व्हाट यू नो इज वेटेड एवरेज, ठीक है। लेकिन तुम्हें सीखना चारों है। कौन सा चारों? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ठीक है। लेकिन सपोज अगर AS2 के हिसाब से जाएंगे, AS2 2 ही मेथड को रिकॉग्नाइज करता है खाली। कौन सा? फीफो एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स में आता है, इसके लिए मैं तुमको बता रहा हूँ ये, ठीक है। सो AS2 ओनली रिकॉग्नाइज इज 2 मेथड। नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना इंटर में, सिर्फ 2 ही मेथड रहेंगे। कौन से 2 मेथड? फीफो एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ टू यूज फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड व्हाट यू नो एंड सिंपल एवरेज, ठीक है। एक्चुअली ये 4 मेथड है और ये चारों सिंपल एक्चुअली में, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये एक बोनस क्वेश्चन होता है कोई भी व्हाट यू नो कोई भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो अभी इसमें से अभी क्या नोट डाउन करना है तुमको? ये नोट डाउन करना है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेचुअल वैल्यूएशन मेथड विच इज कंटिन्यूस बेसिस। हाँ, रोज का रोज वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से। ये चैप्टर में 2 एरियाज है। फर्स्ट एरिया इज वेरी 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 सिंपल। सेकेंड एरिया इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब हाउ वेल यू आर अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से जाएगा वो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, बट इट इज़ हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से इट कैन बी ईजी ऑल्सो, इट कैन बी डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाउ टू यूज़ फीफो मेथड, हाउ टू यूज़ लीफो मेथड, हाउ टू यूज़ वेटेड एवरेज एंड हाउ टू यूज़ व्हाट यू नो सिंपल एवरेज, ठीक है। अभी देखो, ऑफिस के अंदर अकाउंटेंट्स होते हैं राइट। सो जब ये अकाउंटेंट होते हैं ऑफिस में, दे वांट टू प्रिपेयर व्हाट यू नो प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज व्हाट फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। इनको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। लेकिन ये जो स्टॉक होता है, स्टॉक ये गोडाउन में रहता है। कहाँ पे रहता है? ये गोडाउन में, ठीक है। तो जो स्टॉक का जो डिटेल्स होता है ना, डिटेल्स ये अकाउंटेंट के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ही हैज़ टू आस्क फ्रॉम द पर्सन हु इज मैनेजिंग द व्हाट यू नो मैनेजिंग द गोडाउन, ठीक है। तो ये जो भी मेथड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं ना, वो एक पर्सन जो है जो गोडाउन के अंदर बैठा रहेगा वो ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। हु इज गोइंग टू मेंटेन दिस? अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टॉक एट दी व्हाट यू नो एट दी गोडाउन, ठीक है। वो पर्सन को हम लोग बोलते हैं स्टोर कीपर। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? स्टोर कीपर, ठीक है। विकेट कीपर नहीं है, स्टोर कीपर जो स्टोर में बैठा है, ठीक है। सो इज अ पर्सन हु इज इन द स्टोर। स्टोर मतलब यहाँ पे क्या होता है? गोडाउन, ठीक है। सो पर्सन हु इज व्हाट यू नो इज एट दी स्टोर, दैट इज एट दी गोडाउन। वो ये डिटेल्स को क्या करेगा? उसको मतलब ये पूरा का पूरा डिटेल्स ये मैनेज करने वाला है। और अगर अकाउंटेंट को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए, ही हैज टू कॉल अप दी व्हाट यू नो कॉल अप द स्टोर कीपर, और स्टोर कीपर उसको वैल्यू बता देगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू नो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
ये जो स्टोर कीपर होता है वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे मेंटेन करेगा, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट का नाम होता है स्टोर्स लेजर। ये कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? खाली एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई अकाउंट अकाउंट नहीं है ये, दिस इज अ सिंपल डॉक्यूमेंट, बट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी व्हाट यू नो, विल बी स्टोर्स लेजर, ठीक है। स्टोर्स लेजर मतलब गुड्स का डिटेल्स, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टोर्स लेजर रहेगा विल बी मेंटेन बाय द व्हाट यू नो, बाय द स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर ये स्टोर्स लेजर के अंदर क्या रिकॉर्ड करेगा ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ ये वन टाइम वैल्यूएशन है कि ये कंटिन्यूस वैल्यूएशन है? कंटिन्यूस, ठीक है। मतलब ही इज गोइंग टू मैनेज और ही इज गोइंग टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ऑन कंटिन्यूस बेसिस मतलब डेली बेसिस पे इज गोइंग टू कीप ऑन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, ठीक है। मुझे बताओ ये गोडाउन में कंटिन्यूस बेसिस पे क्या होगा गुड्स के साथ? दो ही चीज हो सकता है, बरोबर है। आइदर द गुड्स विल कम इन द गोडाउन और द गुड्स विल गो आउट ऑफ द गोडाउन, ठीक है। तो ये जो स्टोर कीपर है उसको सिर्फ क्या, उसको खाली ये करना है, मेंटेन करना है, दो ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट इज कमिंग इन द गोडाउन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट इज गोइंग आउट ऑफ द गोडाउन, ठीक है। ऑटोमेटिकली अपने को ये पता चल जाएगा कि गोडाउन में कितना गुड्स है, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या रिकॉर्ड करेगा, तो वो डेट वाइज रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? वो डेट वाइज, ठीक है। तो ये जो स्टोर्स लेजर है उसका मैं यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा हूँ तुमको। ये जो फॉर्मेट है इसमें डेट वाइज रिकॉर्डिंग होएगा, एवरी डे जो है पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसके अंदर एक डेट का कॉलम आएगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो कॉलम आएगा दैट इज अबाउट द इनकमिंग ऑफ द गुड्स। अबाउट व्हाट? अबाउट इनकमिंग ऑफ द गुड्स विच इज परचेजेस, विच इज व्हाट यू नो, विच इज परचेजेस, ठीक है। दूसरा जो होता है उसके अंदर आउट गोइंग ऑफ द गुड्स है, ठीक है। आउट गोइंग ऑफ द गुड्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो, कॉल्ड एज सेल्स, ठीक है। एंड परचेज माइनस सेल्स करोगे तो बैलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा तुम लोग को? बैलेंस, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मेट, मुझे बताओ जरा। सपोज तुमको बोला जाएगा स्टोर्स लेजर बनाओ, ठीक है। स्टोर्स लेजर बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा कॉलम आएगा? डेट। फिर एक बड़ा कॉलम आएगा, कौन सा वाला? परचेजेस। फिर सेल्स और लास्ट में क्या आएगा? बैलेंस, ठीक है। ये जो परचेजेस होगा ना, परचेजेस, उसका डिटेल्स कैसे मेंटेन किया जाएगा मालूम है? तो उसके अंदर तीन पार्ट रहेंगे। कितने पार्ट रहेंगे? तीन, ठीक है। वेन एवर वी से परचेजेस तो हमें पहले तो कितना क्वांटिटी गोडाउन के अंदर आया ये पता होना चाहिए, क्या रेट वाला हमने परचेज किया है ये हमको पता होना चाहिए, एंड क्वांटिटी इनटू रेट विल गिव यू व्हाट यू नो, विल गिव यू टोटल, ठीक है। तो हमें ये टोटल में भी पता होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स परचेजेस आर गोइंग टू बी मेंटेन, परचेज का जो भी डिटेल रहेगा विल बी मेंटेन क्वांटिटी वाइज, रेट वाइज एंड टोटल वाइज, ठीक है। फिर ये जो सेल्स होगा ना, सेल्स, वो भी सेम डिटेल्स मेंटेन होएगा। कितना क्वांटिटी का सेल हुआ, फिर क्या रेट वाला जो है ये सेल हुआ, और यहाँ पे भी क्या आएगा मालूम है? टोटल, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली बैलेंस इंफॉर्मेशन भी तुमको किस में मिलेगा? क्वांटिटी, रेट एंड टोटल, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ व्हाट यू नो, मेंटेनिंग द स्टोर्स लेजर, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम बताओ जरा। नहीं नहीं, क्वांटिटी की से कहाँ से स्टार्ट किया हम लोग ने? फर्स्ट कॉलम क्या है? बड़ा वाला डेट। व्हाट इज द सेकंड कॉलम? परचेज। फिर सेल्स। फिर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? बैलेंस, ठीक है। अच्छा, परचेज का डिटेल में क्या क्या रहेगा? क्वांटिटी, रेट, टोटल। सेल्स में भी क्या रहेगा? क्वांटिटी, रेट, टोटल। तो बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? क्वांटिटी, रेट, टोटल, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया ये किसका फॉर्मेट है? स्टोर्स लेजर। ये मतलब ये कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर किधर होता है? तो ऑफिस में बैठा है, गोडाउन में बैठा है, गोडाउन, ठीक है। अच्छा, अभी अकाउंटेंट को, यहाँ पे अकाउंटेंट को अगर कोई भी दिन के स्टॉक का वैल्यू चाहिए, ही हैज टू आस्क द डिटेल फ्रॉम व्हाट यू नो, फ्रॉम द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर ये डॉक्यूमेंट को देख के बोल देगा कि उस दिन बैलेंस स्टॉक कितना है, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ व्हाट यू नो, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी करना है कि डायरेक्टली क्वेश्चन में करेंगे? डायरेक्टली क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना डिटेल्स अबाउट व्हाट यू नो, अबाउट द स्टॉक, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा इसमें। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फॉर्मेट है ना, तुमको ऑलरेडी ड्रॉ करके दे दिया है, ठीक है। तो तुमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने का है, सेकेंड लेक्चर है ना, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा मेहनत करने का नहीं आएगा, एवरीथिंग इज गिवन। देखो, a manufacturer has the following records of purchases and issues of a condenser. Condenser is a product, ठीक है, उनका प्रोडक्ट है ये।
विच ही यूजेज वाइल मैन्युफैक्चरिंग द रेडियो सेट्स, ठीक है। तो ये कंडेंसर जो है ना ये रॉ मटेरियल है और इनका जो फिनिश गुड्स है वो क्या है मालूम है, रेडियो सेट है। हमें डिटेल्स दिया है परचेजेस के बारे में। यू कैन चेक कि जो परचेज का जो डिटेल्स है वो डेट वाइज है, क्वांटिटी वाइज है, एंड वी आर हैविंग रेट ऑल्सो, दैट इज प्राइस पर यूनिट, ठीक है। फिर ये सब कुछ गोडाउन में मेंटेन होएगा। उसके सामने हमने इश्यूज किए हुए, इश्यूज, ठीक है। अच्छा, ये हमने किधर इशू कर दिया रहेगा, फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि हम कौन है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर है तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये इशू करेंगे। सो इट इज आउट गोइंग ऑफ द वॉट इन ऑफ द रॉ मटीरियल, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझा कि नहीं समझा? समझा है ना? मेरे को बताओ कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये जो डिटेल्स रहेगा वो कैसा रहेगा, परचेज और यहाँ पे सेल्स। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो परचेज और फिर वो रॉ मटेरियल को इशू किया जाएगा। किसको इशू किया जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। दैट इज ऑल्सो आउट गोइंग ऑफ द गुड्स, ठीक है। चलो यहाँ पे है ना, तुमको डेट वाइज इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटी है, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? रेट। सो इट इज योर जॉब टू फाइंड आउट कि कौन से रेट का कभी इशू किया है, ठीक है। और ये रेट जब भी हम ये रेट को जब भी हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए अपने को मेथड्स अप्लाई करने हैं। कौन से मेथड अप्लाई करने हैं? या तो फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ठीक है। चलो देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन कितनी बार करना है? 4 बार, ठीक है। सब में सेम आंसर आने वाला है कि अलग अलग आंसर आएगा? ऑब्वियस बात है, क्योंकि मेथड इज नॉट सेम, ठीक है। चलो, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेट बताओ जरा? स्टॉक लेजर या स्टोर्स लेजर, ठीक है, इज वन एंड द सेम ओनली। हम लोग पहले कौन सा वाला मेथड यूज करने वाले हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड यूज करेंगे। तो पहले डेट का कॉलम है, फिर रिसीट्स, इश्यूज एंड ऑटोमेटिकली क्या आएगा? बैलेंस, ठीक है। रिसीट्स के अंदर है क्वांटिटी रेट अमाउंट, मतलब टोटल, वापस क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। नाउ यू टेल मी, क्वेश्चन जो तुमको दिया है ये कौन से मंथ के लिए दिया हुआ है? एक ही महीने के लिए दिया हुआ है। कौन सा मंथ है वो? दिसंबर, ठीक है। और दिसंबर मंथ के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है तुम्हें, ईयर दिया हुआ है क्या? चलो नहीं दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? सपोज अगर हम लोग एक जो है स्टोर कीपर है, ठीक है, और हमारे गोडाउन में सबसे पहले जो परचेज आएगा वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबसे पहले दिसंबर 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा दिसंबर, व्हाट यू नो, दिसंबर 4th। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स परचेज्ड? 900। क्या रेट पे लिया है? 50। सो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू? 45,000। अभी चेक करो 4th ऑफ दिसंबर को कुछ भी हमने इशू किया है क्या? इशू का डेट क्या दिया है? पहला 5, ठीक है। हमें डेट वाइज जाना है इसके अंदर, हाँ। तो 4th के बाद जो 5th को, मतलब जो 4th के बाद जो 5th को हुआ रहेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा डेट वाइज जाएंगे। तो क्या होगा मालूम है? 4th ऑफ दिसंबर को कोई भी इश्यूज नहीं है, तो ये जो भी हमने परचेज किया रहेगा ये हमारे पास बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा? ये बैलेंस, ठीक है। तो हमें इसको लिखना है बैलेंस में। सो व्हाट इज द क्वांटिटी इन द बैलेंस? वी हैव 900, 50 रुपये वाला 45,000। इसके नीचे ना एक लाइन ड्रॉ करने का, वरना इतना मेसअप हो जाएगा ना सब कुछ। चलो, एक लाइन ड्रॉ करना। चलो, अभी डेट वाइज जाओ और मुझे बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट डेट वी आर हैविंग? दिसंबर 5th। तो हमने दिसंबर 5th को परचेज किया है कि इशू किया है? इशू किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट डेट विल बी दिसंबर 5th। दिसंबर 5th को कोई भी परचेज नहीं है, डायरेक्टली क्या है? इश्यूज। कितना क्वांटिटी इशू किया? 500। तो कहाँ से इशू होएगा ये?
अरे बैलेंस है ना अपने पास 900, ठीक है, इसमें से कितना जाएगा 500, ठीक है, तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस होएगा। अभी तो तुम्हारे पास एक ही टाइप का क्वांटिटी है जिसका रेट कितना है यहाँ पे 50, ठीक है, तो कितने रुपीस वाला गोडाउन में से बाहर गया, तो 50 रुपए वाला गोडाउन में से बाहर गया, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आएगा मालूम है 50, सो दिस विल बी 25,000। मुझे बताओ हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक, सिर्फ स्टॉक का डिटेल्स मेंटेन हो रहा है, सो एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड ओनली एंड ओनली एट विच प्राइस, एट दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब मुझे बताओ 900 में से 500 गया तो कितना क्वांटिटी बचा? 400। कौन से रेट वाला बचा? एक ही तो रेट है, कौन सा वाला? 50। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक? 20,000, ठीक है। अकाउंटेंट तुमको कॉल करके बोलेगा कि 5 दिसंबर को व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक इन द गोडाउन, तो क्या करोगे तुम? गोडाउन में जाके सब गिनोगे कि डॉक्यूमेंट देख के बता दोगे? डॉक्यूमेंट देख के बता देंगे, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 400 यूनिट है, 50 रुपये वाला जो है, और उसका जो टोटल वैल्यू है दैट इज व्हाट 20,000। ये समझा क्या? चलो फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है बताओ जरा, डेट वाइज जाना। 5th के बाद में कौन सा डेट दिया है? 10th दिया है, ठीक है। 10th को क्या हो रहा है? परचेज, ठीक है। सो 10th को परचेज होगा, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 10th। कितना क्वांटिटी? 400। क्या रेट वाला है? 55 का रेट वाला है। 20,000, 22,000। चेक करो दिसंबर 10th को कोई इशू है क्या? नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे इशू में कुछ भी नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ कि बैलेंस में क्या आएगा? बैलेंस में अभी तुम्हारे पास है ना दो अलग अलग रेट का क्वांटिटी है, दो अलग अलग रेट का क्वांटिटी है। व्हाट इज द फर्स्ट रेट वी हैव? तो 400 यूनिट है 50 रुपये वाला, और तुम्हारे पास और 400 यूनिट है 55 रुपीज़ वाला, जिसका वैल्यू है 22,000। समझा ये? चलो अकाउंटेंट कॉल करके पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 10th दिसंबर, तो क्या बोलोगे? खुद आके देख ले। हाँ, कितना आएगा बोलो? 42,000। क्या बोल रहे? हाँ, हम लोग दूसरों को काम धंधे पे लगाएंगे ना। हाँ, चलो दिसंबर 10th के बाद डेट बताओ। दिसंबर 11th, ठीक है। दिसंबर 11th को क्या हो रहा है ये बताओ। वापस से परचेज हो रहा है, कितना क्वांटिटी? 300। क्या रेट? 55। तो दो क्वांटिटी 55 वाला है। चलो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 16,500। चलो कुछ भी इश्यूज नहीं है, दिसंबर 11 को कोई भी इशू नहीं किया हम लोग ने, ठीक है। अभी हमारे पास क्या रहेगा बताओ? 400, 50 रुपये वाला, 20,000। अब ये दोनों का रेट सेम है ना, तो इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर हैविंग नाउ 755 वाला, तो अभी ये दोनों का टोटल कितना होएगा? 38,500। चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक? अरे बोलो रे। वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑन दिसंबर 11 कितना आएगा? 58,500, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू। चलो नेक्स्ट डेट बोलो। दिसंबर 19। परचेज है कि इशू किया है? वापस परचेज है, कितने का? 400 क्वांटिटी। व्हाट इज द रेट?
400 नहीं है, 200 है। रेट 60, तो ये आएगा 12,000। सो नाउ व्हाट एंड ऑल यू हैव 400 क्वांटिटी 50 रुपये वाला, 700 क्वांटिटी 55 रुपीज़ वाला, और 200 क्वांटिटी 60 रुपये वाला। तो ये आएगा 20,000, 38,500 एंड 12,000। ये लाइन ड्रॉ करो ना तो सब मिक्सअप हो जाएगा, समझेगा ही नहीं तुम लोग को बाद में। चलो बोलो नेक्स्ट डेट बोलो। क्या है? December 20 है। अभी इशू है। कितना क्वांटिटी? 600। ठीक है, अभी सुनो यहाँ पे, अभी मेथड काम में आएगा। ठीक है, व्हाट इज द मेथड वी आर यूजिंग? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले परचेज किया है उसको पहले इशू करने का। ठीक है, तो अभी 600 है ना, 600, तो पहले ये 400 पूरा चला जाएगा, जो कितने रुपीज़ वाला रहेगा? 50। फिर ये 700 में से कितना जाएगा? और 200, जो कितने वाला रहेगा? 55। ठीक है, सो अभी इशू करने के टाइम पे यहाँ पे आएगा 450 रुपीज़ वाला एंड 255 रुपीज़ वाला। कितना है? 11 ना। चलो बैलेंस में क्या बचेगा ये बताओ मुझे। बैलेंस में ये 400 वाला तो गया, ये 700 में से 200 गया, तो कितना बचा? 500। कितने वाला? 55 वाला। और ये 200 भी तो बचा ना, जो 60 वाला है। चलो कितना आ रहा है? 500 इंटू 55, 27,500, और ये तो 12,000 ही आएगा। ये चलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझा क्या? हाँ, अभी मुझे बताओ, सपोज ये लास्ट इन फर्स्ट आउट रहेगा, तो पहले ये जाएगा, और फिर जो दूसरा जो 400 है वो इसमें से जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से मेथड के हिसाब से इट विल कीप ऑन चेंजिंग। हाँ हाँ, अलग से। हाँ, मतलब सपोज अगर अभी वापस से 55 वाला आएगा, तो 55 वाला आएगा तो अभी 55 वाला इधर आ जाएगा, नीचे ले आएगा। यस, क्योंकि उसके पहले 60 वाला है ना, उसके बाद 55 वाला है। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट डेट बताओ? 28। इशू है कि परचेज है? कितना? क्या रेट वाला? सस्ते में मिला अभी। हाँ, कितना? मल्टीप्लाई 37,600। क्या क्या बचा है तुम्हारे पास? 555 वाला, 260 वाला, और 847 वाला। तो ये है 27,500, 12,000 एंड 37,600। चलो, क्या स्टोरी ख़त्म हो गया इधर? और एक डेट है, कौन सा है? 29। ठीक है, सो December 29 परचेज के इशू है। इशू कितना क्वांटिटी? 500। ठीक है, कौन सा वाला जाएगा? 55 वाला। ठीक है, सो इधर आएगा 500, 55 वाला, 27,500। तो क्या बचेगा? 260 वाला, 260 वाला बचेगा, और 847 वाला, विच इज़ 37,600।
चलो ये पूरा कैलकुलेशन समझाए, बहुत सिंपल पार्ट है ये, ठीक है। हाँ अभी देखो यहाँ पे कुछ तो टोटल्स चाहिए अपने को, क्या क्या टोटल्स चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो रिसीट्स है ना, रिसीट्स, उसका जो टोटल का जो टोटल है ना, दैट विल गिव यू टोटल परचेजेस। क्या मिल जाएगा? टोटल परचेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टोटल करके दो, ये रिसीट्स का टोटल मार के दो, कितना हो रहा है? वन 133,100। फिर मेरे को इश्यूज का टोटल मार के दो, इश्यूज का। एटी थ्री। व्हाट विल बी क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक में सबका टोटल मारोगे क्या? नहीं है, लास्ट दो का ही मारने का खाली, ठीक है। इधर सबका टोटल मारा, तुम्हारा टोटल बढ़ जाएगा। तो 12,000 प्लस 37,600 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 49,600। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन में हो जाएगा, आगे के क्वेश्चन में नहीं होएगा। चलो अभी देखो, ये सब मैंने क्यों एक्सप्लेन किया था। दिस इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो 83,500 है ना, 500, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलेंगे इसको? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। मतलब 83,500 का रॉ मटेरियल यूज किया गया है फॉर व्हाट, यू नो, फॉर प्रोडक्शन, तो उसको बोला जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। नाउ इफ आई आस्क यू to calculate the raw material consumed, how you can calculate the raw material consumed? 83,500 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मालूम है? जितना हमने परचेज किया है ना, उसमें से कितना कंज्यूम नहीं किया है? 49,600, ठीक है। सो इट इज परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू व्हाट? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो परचेज है 1,33,100 माइनस 49,600। सो आर यू गेटिंग 83,500? नहीं बताओगे? आ रहा है? हाँ। सो 83,000 कितना आएगा? 500, ठीक है। So this is how we can calculate RMC, that is raw material consumed. सपोज इसमें ओपनिंग स्टॉक रहेगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो फॉर्मूला भी इधर लिख के रखो, खाली आगे काम आएगा। सो इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो अभी तुम लोग कितना ध्यान दे रहे थे, उसका एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ये ओपनिंग स्टॉक किसका ओपनिंग स्टॉक है? हाँ, मतलब दिस इज व्हाट, इज इट फिनिश्ड गुड्स और दिस इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल है क्या ये? रॉ मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट, यू नो, रॉ मटेरियल। तो ही तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा भाई। अरे समझा कि नहीं है? ठीक है। हाँ, तो ये ओपनिंग स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल। परचेज भी किसका है? रॉ मटेरियल। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो ऑफ रॉ मटेरियल। चलो फर्स्ट मेथड समझा तुम लोग को? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो इज द फर्स्ट मेथड। चलो अभी सेकंड कौन सा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलो ये मुझे करके दो, फिर वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज पे जाते हैं। चलो आंसर बोलो इसका, पहले क्लोजिंग स्टॉक बताना भाई। 40
45,900। ये रिकन्सिलेशन मत कराना यार। 50,000 दे, एक जन का सॉल्यूशन दे, देख ले तेरा मिस्टेक मिला वरना फिर रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो ये वाला ये है करेक्ट है ये। 50,600 इज करेक्ट। अच्छा 50,600 जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। RMC का अमाउंट कितना आ रहा है 82,500 और परचेज का वैल्यू वही आएगा 1,33,100। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट RMC तो हमें लेना पड़ेगा परचेज माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये अपने को लेना पड़ेगा। हाँ परचेज सब में सेम आएगा, खाली एक ही चीज़ चेंज होएगा। नहीं एक नहीं दो, वन इज RMC विल चेंज एंड सेकेंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू विल चेंज। ये चलो हो गया ये। चलो अभी आते हैं वेटेड एवरेज पे। सिंपल एवरेज तो बहुत सिंपल है, उसके लिए उसका नाम सिंपल है। स्टार्ट करूँ? चलो अभी इसमें मेरे को डेट वाइज पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन देते जाओ। चलो सबसे पहले कुछ तो परचेज था, कितना परचेज है, डेट बोलो पहले। December 4 900, रेट कितना था 50, सो 45,000 और कुछ भी नहीं है तो ये क्वांटिटी 900 50 45,000। चलो सेकेंड डेट बोलो, December 5। आई थिंक जो इश्यूज़ है ना इसमें, हाँ तो इशू में यही आएगा 500 50 वाला 25, तो बचेगा कितना 400 50 वाला 20,000। इधर तक तो तीनों मेथड में सेम ही चल रहा है। हाँ? चलो नेक्स्ट डेट बताओ, December 10। परचेज है कुछ, कितना, रेट कितना है 55, कितना था ये 20, रुक जाना अभी कुछ लिखना नहीं। ठीक है, चलो अभी देखो क्या करना है। वेटेड एवरेज में क्या होता है मालूम है? वेटेड एवरेज में पहले ये बताओ, ओपनिंग यहाँ पे अब अपने पास क्वांटिटी कितना बचा था 400, ये वाला क्वांटिटी भी कितना है 400। ठीक है, वेटेड एवरेज में ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगे, सेम। ठीक है, मतलब तुम्हें सिंपली क्या करना है मालूम है, दोनों क्वांटिटी को ऐड करके लिखना है, राइट। सो व्हाट विल बी द टोटल क्वांटिटी वी विल हैव नाउ 800। ठीक है, पहले हम वैल्यूज़ को भी ऐड करेंगे, मतलब जो पहला 400 है उसका वैल्यू कितना है 20,000 है, जो दूसरा 400 है उसका वैल्यू कितना है 22,000। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू वी हैव 42,000। ठीक है, अभी हमें एक रेट निकालना है इसका। ठीक है, ये जो रेट आएगा इसको बोला जाएगा वेटेड एवरेज रेट। सो हाउ यू विल कैलकुलेट द रेट, 42,000 को डिवाइड करेंगे बाय हाउ मच, बाय 800। ठीक है, तो क्या रेट मिल रहा है 50, एग्जैक्ट आ रहा है ये। ठीक है, अगर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो हमें 2 डेसिमल तक जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सो दिस इज 52 पॉइंट वॉट 52.5। तो वेटेड एवरेज में क्या होगा मालूम है, इंडिविजुअल जो रेट्स होता है ना उसका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक नया रेट आ जाएगा, और वो जो रेट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज रेट। क्या बोलेंगे इसको, वेटेड एवरेज रेट। ठीक है, अभी जो भी इशू होगा वो कौन से रेट पे करेंगे बताओ, 52.5 पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेट बताओ चलो,
दिसंबर 11 परचेज है कि इशू है, कितना, क्या रेट था, 55, 16,500, कुछ भी इश्यूज नहीं है. नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द टोटल क्वांटिटी. 1100, ठीक है, 1100. व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू, 58,500, ठीक है. अभी नया रेट आ जाएगा, कैसे निकालोगे, 58,500 डिवाइडेड बाय 1100, ठीक है. सो न्यू रेट विल बी 53.1. कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है, 181818 आ रहा है, ठीक है. सो 53 पॉइंट कितना आएगा, 18. चलो नेक्स्ट डेट बताओ, 19th, कितना, रेट 60 बराबर है, 12,000. अब क्या करोगे बताओ, क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1,300, 70,500 टोटल अमाउंट. वापस एक नया रेट आ जाएगा, 54.23. चलो नेक्स्ट डेट बताओ, दिसंबर 20. चलो परचेज है कि इश्यूज है, इश्यूज कितना, तो 1300 में से 200 जाएगा. चलो 1300 में से 600, क्या रेट पे जाएगा ये, 54.23. सो इधर आएगा 54.23. पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 600 इंटू 54.23, पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, 32538, ठीक है. व्हाट इज 32538, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इश्यूज. अभी है ना बैलेंस कैसे निकालने का तो देखो इधर 1300 माइनस 600 गया, तो बैलेंस क्वांटिटी कितना है, 700, ठीक है. फिर ये दोनों वैल्यूज को भी माइनस करना, ठीक है, वरना राउंड ऑफ का एरर आएगा इसमें. तो क्या करने का, 70,500 माइनस 32,538, 37962, और रेट यही लिख देने का 54.23. लेकिन देखो तुम जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना 700 को 54.23 से, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. मतलब क्या हमने गलत किया है इसके लिए डिफरेंस आ रहा है, कि राउंड ऑफ का डिफरेंस है ये, राउंड ऑफ का डिफरेंस है ये, ठीक है. अरे समझा कि नहीं. चलो फिर नेक्स्ट डेट बताओ, मन में नहीं बोलना है, दिसंबर 28. चलो दिसंबर 28 वापस से परचेज किया है, कितना, 847 मल्टीप्लाई बाय 37,600, 700 प्लस 800, 1,500, 37,962 प्लस 37,600, 562. डिवाइड करो और एक नया रेट आ जाएगा, 50.37. फिर दिसंबर 29 है, कितना इशू किया है, 500 इशू किया. क्या रेट पे इशू किया जाएगा, 50.37. पहले इसको मल्टीप्लाई करने का, अरे बोलो, सीक्रेट है कुछ, सॉरी, 187, पक्का.
चलो 25,185, इधर जो रेट लिखा है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे जो पूरा रेट आया उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ पे जो रेट है वही। चलो अभी क्या करोगे इसके अंदर, पहले बैलेंस क्वांटिटी ले लो भाई। सो बैलेंस क्वांटिटी कितना आएगा यहाँ पे 1000। पहले अमाउंट निकालने का बैलेंस का 53,000। तो रेट आएगा 50.37। चलो तीनों मेथड टाइम पास है, ठीक है, तीनों ने इनफेक्ट चारों टाइम पास है। अगर ये आ गया तो ये बोनस क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। चलो टोटल ऑफ द परचेज, हाँ आता है ना क्या? नहीं, तुम लोग ने जो बोला है वही मैंने लिया है। क्या क्या चाहिए? 377 माइनस करके लेना है, माइनस करके लेना पड़ेगा वरना राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा फिर। तो ये बरोबर है पक्का अभी, माँ कसम। $75,562 माइनस 25,185 करके जो आएगा वो लेना है उधर। बरोबर है, चल अभी मैं चेंज भी नहीं करेगा, ठीक है, अभी फिक्स हो गया है ये। परचेज का वैल्यू बोलो, चलो 1 लाख कितना था? 33,100। RMC बताओ 50,82,713। और क्लोजिंग स्टॉक आएगा 50,377। चलो ये भी इजी मेथड था, वेटेड एवरेज। यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं, कोई भी एक ही मेथड आएगा एग्जाम में, वो तो सब नहीं आएगा, सबको टेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी एक ही मेथड देंगे। चलो सिंपल एवरेज देखो, सिंपल एवरेज ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एवरेज में पहले ये बताओ कि हमने टोटल परचेज यूनिट्स कितना है अपना? क्वांटिटी परचेज 2,600, ठीक है, माइनस क्वांटिटी इशूड 1,600, तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इज 1,000। तो 2,600 क्वांटिटी बाई किया, उसमें से 1,600 बेच दिया, मतलब तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना है 1,000। ये 1,000 का वैल्यू निकालना है, दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके लिए हमें एक रेट चाहिए, क्या चाहिए? रेट। और ये जो रेट है ये कौन सा रेट रहेगा? अभी सिंपल एवरेज रेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिंपल एवरेज रेट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में चेक करो क्या क्या रेट पे हमने बाय किया हुआ है। तो पहला परचेस क्या रेट पे है? 50, दूसरा 55, तीसरा दो बार है ना 55, तो दो बार लिखने का, फिर 60, फिर 47, ठीक है। सो हाउ मेनी रेट्स आर देयर? 5। तो ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5। तो सिंपल एवरेज रेट आ जाएगा 53.40। So closing stock is equal to 1,000 quantity multiplied by 53.40, which will be 53,400। ये चलो समझा क्या हुआ? हाँ नहीं है ही नहीं ना, इसके लिए एएस में है ही नहीं है। हाँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा वही।
पूरा चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें रेट के ऊपर एम्फोसिस किया है। सो वेटेड एवरेज इज़ मच बेटर, क्योंकि वो क्वांटिटी वाइज उसका रेट चेंज होएगा। इसके लिए तो ये एएस के अंदर है ही नहीं ना, सिलेबस में है, एएस के अंदर नहीं है, ठीक है। चलो, सो दीज आर द 4 व्हाट यू नो 4 मेथड्स। ब्रेक चाहिए 10 मिनट का तो खाने का है। चलो, एक 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। चलो क्वेश्चन, नहीं नहीं, वो तो वैसे भी करना तो है ही तुम लोग को, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो करना ही है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी फॉर्मेट है क्या, चेक करो तो। ना इंसाफी है ये। है इन्वेंट्री चैप्टर देखना, इन्वेंट्री चैप्टर देखना है तेरे को, हाँ। चलो, इन्वेंट्री का क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो, इसमें है ना कुछ नहीं, एक छोटा सा चेंज है खाली। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट के इज प्रोवाइडेड बाय आर लिमिटेड फॉर फोर्थ नाइट ऑफ अप्रैल। फोर्थ नाइट का मतलब होता है 2 वीक्स, ठीक है। हाउ मेनी वीक्स, 2 वीक्स, ठीक है। तो 2 वीक का डिटेल्स दिया है। पहले हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन में पहले से बैलेंस रहेगा अपने पास, ठीक है। कितने का बैलेंस रहेगा अपने पास, 100 units at the rate of rupees how much, 5 per unit. So when you will prepare the format now, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले 1 अप्रैल तुम लोग डेट डालोगे, और ये जो है 100 यूनिट्स, ना ही ये तुम्हारे परचेज में आएगा ना ही इश्यूज में आएगा, ये डायरेक्टली किधर लिखा जाएगा, इन बैलेंस, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 100 यूनिट्स अवेलेबल था एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे परचेज का डिटेल्स दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे सेल्स का डिटेल दिया है, ठीक है। अगर परचेज और सेल्स दिया है मतलब ये फिनिश गुड्स का डिटेल है। किसका डिटेल है ये, फिनिश गुड्स, ठीक है। डेट वाइज जाना है तुम लोग को, तो पहले 1 अप्रैल आएगा, फिर 5 अप्रैल आएगा, फिर 6 अप्रैल आएगा, उसके बाद में 8 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, फिर 12 अप्रैल एंड देन 14 अप्रैल। इस तरीके से अपने को डेट वाइज जाना है। कैलकुलेट क्या करना है वो देखो, पहले वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, COGS। Then we have to calculate the value of closing stock using FIFO, LIFO and weighted average, ठीक है। तो 3 ही मेथड यूज करना है यहाँ पे, सिंपल एवरेज नहीं है। मैंने पहले एक पेज पे एक कर ले, फिर दूसरा करना, ऐसा करके करो कि पहले पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। हाँ, मत जैसा करना है वैसा करो, ठीक है। लेकिन फिर वो पीछे का नीचे जो जगह बच जाएगा उसमें कुछ होएगा नहीं। वैसे भी COGS कैलकुलेट करना है तो नीचे कर लेना कैलकुलेट। वो आधा पेज बचा के कुछ होने वाला नहीं है वैसे भी। कल भी है लेक्चर ना, कल थर्सडे है, हाँ। फीफो हुआ, फीफो ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बताओ, 2800। अच्छा, इसमें जब इस COGS निकालोगे तो ओपनिंग स्टॉक लेना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ वैसा करके लेना है इसमें। या फिर जो सेल्स वाला कॉलम है उसका जो टोटल करोगे वो भी सेम ही आंसर देगा। तो इसका COGS बताओ कितना आ रहा है फीफो का, 70,800 कि 17,800। इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ऐसा यूज होएगा। या फिर सेल्स के कॉलम का टोटल विल ऑल्सो गिव द सेम आंसर। बोलो लीफो का बोलो, 2300।
8,300 आया इसका आंसर, बोलो। 2669 और कॉग्स 7932 7932। चलो चेक करो सबको सेम आंसर आया है। ठीक है, तो COGS चेंज हो जाएगा फिर। हाँ, 1 रुपये का इधर उधर चलेगा। हाँ, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन 9 बाकी है किसी का? बाकी है? हाँ तो कर ले पहले। ये रहा 2669 एंड 7932। हाँ ठीक है, वो इधर उधर चलेगा। बाजू वाले के पास से ले ले 1 रुपया। हुआ? चलो आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो क्या दिया है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, मतलब क्या कैलकुलेट करके देना है? इन्वेंट्री का वैल्यू, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022। Now, in this particular question, the information inventory as on 1/4/2021, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, फिर परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, देन सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है, फाइनेंशियल चार्जेस दिया है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? सेल्स। At the time of valuing the inventory as on 31st March 2021, ये डेट को अंडरलाइन करो, 31st March 2021 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जब ये लोग लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे ना, तो वो लोग ने क्या किया है? अ सम ऑफ ₹17,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर वॉट फॉर 50,000। ठीक है, देखो लास्ट ईयर है ना, ये लोग ने एक जो है गुड्स परचेज किया था। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द परचेज? 50,000। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। दिस इज विच प्राइस? कॉस्ट प्राइस। उसमें से वो लोग ने 17,500 को राइट ऑफ कर दिया था, बराबर है। मतलब इसको राइट ऑफ 50,000 में से अगर 17,500 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 32,500। तो लास्ट ईयर एक स्टॉक था जिसका कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वॉज 50,000, लेकिन जब भी उसका NRV निकाला तो NRV में 17,500 वो लोग ने राइट ऑफ कर दिया, तो इसका NRV आया था 32,000, कितना आएगा यहाँ पे? 500। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये लोग ने जो लास्ट ईयर जब ये क्लोजिंग स्टॉक लिया रहेगा वन ऑफ द आइटम, ठीक है, तो ये लोग ने उसमें 50,000 स्टॉक में लिया रहेगा कि 32,500 लिया रहेगा? 32,500। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुमको ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना 1,42,500, इसमें से 32,500 का एक आइटम इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, जो ये लोग ने कभी परचेज किया था? लास्ट ईयर, तो जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर। ठीक है, पहले यहाँ तक समझा ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी ये जो लास्ट ईयर वाला जो आइटम था वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹45,000। ठीक है, वो लोग ने उसको ये साल में बेचा है। कितने में बेचा है उसको? 45,000। ठीक है, तो उसका NRV कितना था? NRV 32,500। ठीक है, तो ये 32,500 वो लोग ने ओपनिंग स्टॉक में लिया है। इसके सामने इसका सेलिंग प्राइस जो है ना वो 45,000 का है। ठीक है, सो कैन यू टेल मी लास्ट ईयर ये जो आइटम था जिसको हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक में 32,500 लिया है, जिसको बेचा हम लोग ने 45,000 में है, तो ये पर्टिकुलर आइटम के ऊपर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? चलो कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है 12,000, कितना आएगा यहाँ पे? 500। चलो यहाँ तक समझाइए। ठीक है, फिर बारिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम, मतलब ये आइटम को छोड़ के द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन वॉट ऑन सेल्स। ठीक है, देखो अभी है ना क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सेल्स वी आर हैविंग? 12,45,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 12,45,000
ये सेल्स है। ये सेल्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर एक सेलिंग प्राइस है ना, वो 45,000 का है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस वी आर हैविंग? 45। अच्छा, ये 45,000 इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी का सेल्स क्या बचेगा? 12 लैक्स, ठीक है। ये जो 45,000 का जो सेलिंग प्राइस है, इसके सामने व्हाट इज द एनआरवी जो वो लोग ने लिया है? 32,500 का, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो आइटम है, इसका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, वहाँ पे जो इनको ग्रॉस प्रॉफिट वो लोग ने कमाया है विच इज़ 12,500, ठीक है। अभी ये ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी जितना भी सेल्स है उसके ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 20%, ठीक है। तो ये बाकी का जो 12 लैक्स है उसके ऊपर वो लोग ने जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है वो 20% है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ऑन रिमेनिंग 12 लैक्स? तो 2 लाख कितना आएगा? 2,40,000, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट? सो 2,52,500, ठीक है। मतलब ये दोनों ट्रांजेक्शन मिला के जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ये लोग ने कमाया दैट इज 2,52,500, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अच्छा, अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे इन्वेंट्री लिखेंगे, फिर परचेज लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखेंगे, ये तीनों डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद में क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? सेल्स, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड? 2,52,500। फिर जब भी तुम ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करोगे उसमें बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक इन दिस? तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके पहले ये वाला वर्किंग कॉपी करो। चलो, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, सेल्स से। तो सेल्स है 12,45,000, उसको ब्रेक किया है पहले 45 में और 12 लैक्स में, क्योंकि 45 का ट्रांजैक्शन अलग है। वो जो 45 है उसका एनआरवी इज 32,500, तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 12,500। बाकी का जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर जीपी रेशियो है 20%। तो ये लोग ने बाकी का 12 लैक्स के ऊपर 20% का जीपी मार्जिन, दे हैव अर्न 2,40,000। और जो एब नॉर्मल आइटम है उसके ऊपर वो लोग ने कमाया 12,500। सो द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू 2,52,500। मुझे बताओ, हमने सेलिंग एक्सपेंस क्यों नहीं लिया ट्रेडिंग अकाउंट में? तो पीएनएल का आइटम है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों नहीं लिया? पीएनएल। और फाइनेंशियल चार्जेस मतलब इंटरेस्ट का ये है, चार्जेस है, ये भी कौन सा आइटम है? पीएनएल, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा आइटम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट वाला। सो नाउ वी कैन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर एज व्हाट यू नो एज क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च 2022 है ना? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए सिंगल कॉलम बनाया मैंने। हाँ, चलो, ओपनिंग स्टॉक है 1,42,500। फिर है परचेजेस विच इज 7,62,500। फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, चलो एक्चुअली क्वेश्चन गलत है।
टेक्निकली गलत है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग, बट क्या करें, इंस्टीट्यूट का ये इधर आएगा बाय सेल्स। भी ऐसा टेक्निकली कुछ गलत लगेगा तो उधर एग्ज़ाम में लिख के मत आना, सॉल्व करके आ जाना। हाँ चलो, हमने कितना कैलकुलेट किया था, 250 to 500 बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंसिंग फिगर है। कितना, 60 to 500। टोटल कितना बेटा, $13,07,500। समझा कैसे किया। अभी इसके ओरिजिनल क्वेश्चन में ना लोग ने नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने को बोला है। सो हाउ यू विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में लेके आएंगे, ठीक है। और पीएनएल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, और बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें पूछा नहीं है लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में है ये, ठीक है। चलो अंडरस्टूड दिस। चलो अभी कल थोड़ा अलग रहेगा, हाँ थोड़ा नहीं काफ़ी अलग रहेगा।